बेटे अब हम बात करेंगे सेपरेट स्टॉक रिकॉर्ड्स की। तो सेपरेट स्टॉक रिकॉर्ड्स, ध्यान से सुनिए, अंडर दिस मेथड, दिस सिस्टम, वी मेक अ सेपरेट स्टॉक डिपार्टमेंट और स्टोर्स डिपार्टमेंट which works under the store head। स्टोर हेड कह लो, स्टोर मैनेजर कह लो, जनरल मैनेजर कह लो, स्टोर कीपर कह लो, एक ही बात। मतलब एक अलग स्टोर्स डिपार्टमेंट हो जाता है जो एक हेड के अंडर काम करता है। हेयर इन डेप्थ रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड शोइंग डिटेल्ड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ स्टॉक। तो यहां पर हम डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जिसके द्वारा इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ स्टॉक को दर्शाते हैं। क्लियर? कोई डाउट? अब इस मेथड में हम दो तरीके अपना सकते हैं। देयर आर two methods to maintain stock records. First, perpetual stock taking. Second, periodic stock taking. तो दो मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं। Perpetual stock taking. Under this method, we maintain day-to-day records. As a result, we have द स्टॉक बैलेंस ऑन डेली बेसिस। तो इस मेथड के अनुसार हम डेली बेस पर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इसलिए हर रोज एंड में हमारे पास कितना माल बचा है इसकी हमें आसानी से खबर मिल जाती है। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग, पीरियोडिकली मीन्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। हेयर रिकॉर्डिंग इज नॉट डन ऑन डेली बेसिस बट is done on periodical basis, that is after every fixed period. For example, every week, every month, every quarter, etc. अर्थात इसमें हम डेली बेस पर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते। 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार सारे रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। तो महीने में एक बार बैठेंगे और सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो थोड़ा बहुत दोनों मेथड से आंसरों में फर्क आता है। जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत बड़ी विशाल, वो तो फर्स्ट मेथड फॉलो करती है। जो मीडियम टाइम की होती है वो सेकंड मेथड फॉलो करती है। अब हम चर्चा करेंगे परपीचुअल स्टॉक टेकिंग की। फॉर्मेट ऑफ परपीचुअल स्टॉक रिकॉर्ड्स। हेयर वी मेंटेन स्टॉक लेजर विच हैज द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो इसमें जो हम स्टॉक लेजर मेंटेन करते हैं उसका ये फॉर्मेट होता है। आइए इसकी चर्चा करें। सबसे पहले होता है स्टॉक लेजर, उसका हेडिंग, उसके नीचे 3 मेन कॉलम, रिसीट्स क्या माल आया, इशू क्या माल दिया, बैलेंस क्या माल बच गया। हर एक के 3 पार्ट्स, रिसीट में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस की क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहां हम तारीख डाल देते हैं, डेट, और यहां जिस कोई रेफरेंस नंबर हो गया, जैसे बिल नंबर हो गया, जॉब का नंबर हो गया, वो सब हम यहां पर डाल देते हैं। कोई डाउट? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर्स इन दिस फॉर्मेट। द मोस्ट पॉपुलर वंस आर फर्स्ट FIFO, first in first out, second LIFO, last in first out, third weighted average. According to AS2 revised, a company should either follow FIFO or weighted average for accounting purposes. तो मेथड बहुत सारे वैल्यूएशन के, इसमें जो पॉपुलर है FIFO है, LIFO है, weighted average है। और AS2 रिवाइज्ड ये कहता है कि आप FIFO फॉलो करो या weighted average, पर कॉस्टिंग के अंदर हम तीनों चलते हैं। अकाउंट्स के अंदर FIFO या वेटेड एवरेज। कुछ ना बोला हो तो सबसे पॉपुलर क्या है? FIFO। कोई डाउट? FIFO, according to this method, we issue stock
on the basis of first in, first out principle. This means that the stock which is received first is issued first and the stock in hand is always the latest one. मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने 11 तारीख को 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 रिसीव किए 1000 के, 15 तारीख को हमने 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 रिसीव किए 2200 के। अब हम 16 तारीख को 150 यूनिट इशू कर रहे हैं, तो फीफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले ये वाला माल आया है, इसको इशू करो, 100 यूनिट दे दो 10 रुपए के हिसाब से 1000 के, फिर बाकी के 50 यूनिट इसमें से दो, 50 यूनिट दे दो 11 के हिसाब से 550 के। तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो कौन सा वाला बचेगा? ये वाला। कितना? 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 11, 1650। समझ आया? ये हो गया फीफो। कोई डाउट? लीफो। इन द लीफो मेथड वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट. This has the advantage of making the current cost match with the issues. Hence, it is more popular while making managerial decisions. फिर वो एग्जाम्पल लेते हैं। 11 तारीख को हमारे पास 100 यूनिट आए 10 रुपए के हिसाब से 1000 के। 15 तारीख को 200 यूनिट आए 11 रुपए के हिसाब से 2200 के, और 16 तारीख को हम 150 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो ये मेथड कहता है भाई आज तो रेट 11 रुपए हो गया ना माल का, तो अगर हम माल बेच रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे 11 वाला पहले बेच रहे हैं, ताकि करंट कॉस्ट सेल्स प्राइस के साथ मैच हो। वो तो हमारा भाग्य था कि पहले हमने 100 का खरीदा था, तो ये कोशिश करता है कि करंट कॉस्ट मैच हो किसके साथ? सेल्स के साथ। कहता आज हम माल बेच रहे हैं तो आज मिलता भी तो 11 का है, तो ये क्या कहता है कि 150 यूनिट किस में से बेचो आप? लीफो यानी लास्ट वाले में से। किस रेट? 11। तो आप ये कहोगे कि मैंने 1650 वाले यूनिट बेच दिए, तो इसका मतलब जो आपके पास बैलेंस बचेगा वो बचेगा 100 यूनिट। पहले वाले तो पूरे बच जाएंगे 10 रुपए के, 1000 के, और दूसरे वाले में से 50 यूनिट बचेंगे 11 के, 550 के। तो बैलेंस क्या आएगा? 1650। तो ये 1550। तो इस मेथड में आप नोट करोगे लीफो से प्रॉफिट कम आएगा, फीफो से ज्यादा आएगा। बताओ क्यों? फीफो में हम कह रहे हैं कि हमने 1550 वाला माल बेचा है, रिपीट, और यहां हम कह रहे हैं 1650 वाला माल बेचा है। कॉस्ट इसमें क्या आएगी? ज्यादा लीफो में, क्योंकि करंट कॉस्ट मैच हो रही है, तो प्रॉफिट क्या आएगा? कम। तो मैनेजरियल पॉइंट से लीफो ज्यादा बेहतर माना जाता है। चले, वेटेड एवरेज। अंडर दिस मेथड वी फाइंड द एवरेज रेट एट द टाइम ऑफ एवरी फ्रेश रिसीट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला: रेट इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। उसी एग्जाम्पल को जारी रखते हैं। 11 तारीख को 100 यूनिट आए 10 रुपए के हिसाब से 1000 के, 15 तारीख को 200 यूनिट आए 11 के हिसाब से 2200 के, टोटल 300 यूनिट हो गए, कीमत 3200 की। तो इसमें एवरेज रेट निकाल लेते हैं, 3200 डिवाइडेड बाय 300, तो 10 रुपए 667 आ रहा रेट। तो अब जो इशू किया है हमने कितना? 150 यूनिट, उसको भी हम मानेंगे 10.66, 10.667 के हिसाब से इशू किया, और जो बैलेंस बचा है वो भी 10.667 के हिसाब से बचा है, यानी 1600 का माल इशू हुआ है, 1600 का ही बैलेंस।
कैसा लगता है? ये हो गया वेटेड एवरेज। क्लियर? बेटा बात करेंगे रिटर्न ऑफ मटेरियल। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट परचेज रिटर्न, सेकंड इशू रिटर्न। परचेज रिटर्न, LIFO and FIFO. If the stock to be returned appears in the balance, then the same should be returned at the same rate, that is purchase rate, else as per method. मतलब आप समझो, आज मेरे पास बैलेंस पड़ा है 100 यूनिट 10 रुपए वाले, 50 यूनिट 11 रुपए वाले, 1000 रुपए ये और 550 रुपए ये। टोटल कितना पड़ा है? 1550। अब 20 यूनिट डिफेक्टिव है, वो मुझे वापस करने। तो मैं ये देखूंगा ये जो 20 यूनिट्स मुझको रिटर्न करने, ये मैंने कब और किस रेट खरीदे थे? ये मैंने खरीदे थे, मान लो आज बैलेंस जो है ये है 16/11 का, और ये मैंने खरीदे थे 8/11 को, और ये जो लॉट खरीदा था वो 200 यूनिट का लॉट था, रिपीट, जो मैंने 10 रुपए के हिसाब से खरीदा था, या ₹11 के हिसाब से खरीदा था। उस लॉट में से वापसी है। अब ये वाला माल तो मेरे पास पड़ा है ना, तो फिर मैं इसको 11 रुपए के हिसाब से वापस कर दूंगा। रिपीट, रिकॉर्डिंग किस रेट पे करूंगा? 11। सपोज ये मैंने खरीदा होता 15 रुपए, तो ये माल तो है ही नहीं, मेरे पास पड़ा ही नहीं वाला माल। तो अगर मैंने फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं तो फिर 20 यूनिट में 10 के हिसाब से वापस करूंगा, और अगर लीफो कर रहा हूं तो 11 के हिसाब से। लीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाला माल 10 का है, बाद वाला माल 11 का है। तो वापसी वाला माल अगर मेरे पास पड़ा है, रिपीट, वापसी वाला माल अगर मेरे पास पड़ा है तो उसी रेट वापस कर दूंगा। अगर नहीं पड़ा है और मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं तो पहले वाला वापस कर दूंगा, लीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं तो बाद वाला। तो इसमें चिंता का विषय नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि सर हमने खरीदा तो था 15 के भाव, रिपीट, और फीफो में हम वापस कर देंगे किस भाव? 10 के भाव, और लीफो में किस रेट वापस करेंगे? 11। तो सर ये गड़बड़ी नहीं हो गई? एक्चुअली समझो, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं है, ये अलग रिकॉर्ड्स है। इन रिकॉर्ड्स में हम 10 और 11 के हिसाब से वापस कर रहे हैं, पर जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे, जो रियल रिकॉर्ड्स हैं, जिस बंदे को माल वापस करेंगे उससे हम उसी रेट पे वापस करेंगे जिस रेट पे खरीदा था। ये अलग रिकॉर्ड्स है, सेपरेट रिकॉर्ड्स है, ये पार्ट ऑफ बुक्स नहीं है। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, रिकॉर्ड्स में माल ही नहीं पड़ा, रिपीट, तो वापस कुछ तो करूंगा ना। तो फीफो में 10 और लीफो में 11। वही समझा रहा हूं ना, अकाउंट्स की बुक के हिसाब से वो वाला माल नहीं है ना। जो माल इशू होता है गोदाम में और जो हम अकाउंट्स में यहां लिखते हैं वो मैच नहीं करता ना। वहां तो जो माल पड़ा उसने इशू कर दिया, रिपीट। हम यहां पर बुक्स में अपने हिसाब से इशू करे जा रहे, फीफो लीफो फॉलो करके। अब एक माल पड़ा हुआ था, वो खराब निकला, हमने उसकी डिटेल्स चेक करी, पता चला ये हमने उस बंदे से खरीदा जिससे 15 रुपए के रेट पे लिया था, तो वापस तो उसी को जाएगा। पर हमारे जो स्टॉक रिकॉर्ड्स है उसमें तो वो 15 वाला माल हम इशू कर चुके हैं। समझो ना, ये फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ना, अपने हिसाब से हमने इशू कर दिया। आया समझ में? देखो यूं समझो, देखो एक सिंपल सा तरीका समझो। मेरे पास पहले आया 15 वाला माल, फिर आया 10 वाला माल, फिर आया 11 वाला माल, समझना। अब मैं इशू कर रहा हूं, रिपीट। तो जब ये बंदा माल उठाने आया ना, ये बंदा, तो ये वाला ले गया, कभी ये वाला ले गया, ये वाला लेके नहीं गया। कौन कौन से ले गया? ये वाला और ये वाला लेके नहीं गया। वो तो माल पोटली उठा के ले जाता है, सामान उठा के ले जाता है, पर हमने अकाउंट्स में तो 15 वाला इशू कर दिया।
अब बाद में देखा इसमें माल कुछ खराब है तो हमने ये वापस किया, पर ये माल हमारे स्टॉक में तो पड़ा ही नहीं ना। किसके में? अकाउंटिंग स्टॉक में, जो बुक्स के अंदर तो पड़ा नहीं है। आई बात समझ में? तो फिर या अगर मैं फीफो फॉलो कर रहा हूं तो 10 के हिसाब से इसको वापस कर दूंगा, लीफो फॉलो कर रहा हूं तो 11 के हिसाब से। सर इसका मतलब हमें ये समझनी पड़ेगी जो माल 15 का और 10 का नहीं है वो दोनों आइडेंटिकल है, सेम। ये लगते ही मेथड वहां है जब माल सारे आइडेंटिकल होते हैं। ये मेथड कब लगते हैं? जब एक जैसा माल हम खरीदते थे। जैसे आलू आ रहा है बेचे जा रहे हैं, बेचे, प्याज आ रहा है बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, कुर्सियां आ रही हैं एक जैसी। ये वहां नहीं फॉलो करते जैसे जहां पर अलग अलग तरह का माल आ रहा है, जैसे अलग तरीके के सोफे आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के, तो वो तो फिर यहाँ फीफो लीफो नहीं लगता, वहां लगता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। कौन सा लगता है? ये तो एक जैसे हम एक चीज में डील करते हैं ना, बोरियां आ रही है जा रही है, बोरियां आ रही है जा रही है, तो अकाउंट्स में जो हम इशू करते हैं वो हमारे फिजिकल मूवमेंट के साथ मैच नहीं करता। रिपीट। ओके। अच्छा, वेटेड एवरेज में तो क्या होता है कि हम अपना बैलेंस ही इस तरीके से निकालते हैं ना। कैसे? जैसे हमारे पास 300 यूनिट पड़े 4500 के, तो हम रेट कैसे निकाल लेंगे? 4500 बटे 300, 15 रुपए। तो जितना माल वापस करोगे 15 के हिसाब से करोगे, चाहे वो आपने 12 का खरीदा हो, 11 का खरीदा हो, 8 का खरीदा हो, 10 का खरीदा हो, जिस रेट बैलेंस चल रहा होगा उसी रेट वापस कर दोगे। फिर मैं बोल रहा हूं ये फिजिकल और अकाउंटिंग मूवमेंट मैच नहीं करते। अच्छा, इसको या तो हम लाल रंग से लिख देते हैं, रिपीट, कहां लिख देते हैं? लाल रंग से, ताकि हाईलाइटेड हो जाए। चले। फिर होता है इशू रिटर्न। इशू रिटर्न मतलब क्या? जो हमने दिया अब वो वापस आ गया। परचेज रिटर्न क्या था? हमने खरीदा और वापस कर दिया। इशू रिटर्न अगर आपने पहले माल दिया है और वो वापस आ गया तो आप उसको उसी रेट वापस लोगे जिस रेट दिया था। सुनिए, लीफो फीफो। इट शुड बी टेकन बैक एट द प्राइस इशूड एंड इट शुड बी री इशूड फर्स्ट ऑन द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। तो जो माल पहले इशू किया वापस आ गया, आप उसको ले लो, लेकिन अगली बार चाहे आप फीफो फॉलो कर रहे हो चाहे लीफो फॉलो कर रहे हो, जब भी कोई माल मांगेगा तो इस वाले माल को अकाउंट्स में आपने इशू करना जो वापस आया। सबसे पहले वापसी वाला माल आगे भेजोगे। थम्स अप। वेटेड एवरेज में क्या होगा? जिस रेट आप, इट शुड बी टेकन बैक, फिर से पढ़ता हूं, इट शुड बी टेकन बैक एट द प्राइस इशूड एंड शुड बी री इशूड एज पर मेथड। भाई तुम वापस लोगे, माल आ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अमाउंट बढ़ जाएगा, नया रेट निकलेगा। वेटेड एवरेज में तो रेट कैसे निकलता है? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। माल आ गया, क्वांटिटी बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गया, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, नया रेट आ गया। इस रेट पर आप माल इशू कर दोगे। ठीक। इसको भी प्रेफर करते हो आप रेड इंक से लिखना। किससे लिखना? रेड इंक से। कई लोग इशू साइड पे लिख देते हैं, कई लोग रिसीट साइड पे लिख देते हैं। रेड इंक का मतलब ये होता है कि आपको पता चल जाए कि ये रिटर्न्स है। अगर कभी कभी माल में शॉर्टेज हो गई है, क्या हो गई है, तो उसको आप नॉर्मल इशू की तरह ट्रीट करो, जो मेथड है वो ही लगाओ, बस उसका जो अमाउंट है फिर वो कॉस्टिंग P&L में चला जाता है। कहां चला जाता है? P&L। क्यों? वो तो लॉस हो गया ना, माल शॉर्ट है। एक बार तो इशू कॉलम नहीं दिखाओगे भी माल शॉर्ट हो गया, लिख दोगे शॉर्टेज है, और उसके बाद उसका अमाउंट जो है अल्टीमेटली कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग P&L। लॉस दिखा दोगे ना भाई ये माल हमारा खो गया। राइट साहब? बाकी क्वेश्चन करते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा। अब कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं सर परपीचुअल मेथड लगाना है, पीरियोडिक हमें पता नहीं चलता। देखिए 99% एग्जाम में क्वेश्चन परपीचुअल का आता है। कई लोग तो पीरियोडिक पढ़ाते ही नहीं है क्योंकि वो आता ही नहीं। कई लोगों को पता ही नहीं पीरियोडिक भी होता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर डेट वाइज डिटेल दी हो, इफ डेट वाइज डिटेल्स आर गिवन अप्लाई परपीचुअल, इफ डेट वाइज डिटेल्स आर नॉट गिवन अप्लाई पीरियोडिक। क्योंकि परपीचुअल में डेट वाइज डिटेल का होना जरूरी है। तो डेट वाइज डिटेल दी होंगी तभी आप परपीचुअल लगा सकते हो, अदरवाइज आपको क्या लगाना पड़ेगा? पीरियोडिक। मोटा मोटा ये हो गया कि
परपीचुअल लग रहा है तो परपीचुअल ही लगाइए, पीरियोडिक मत लगाइए। क्लियर?